प्रिय विद्यार्थियों, आज हम चर्चा करेंगे भाषा तेरे कितने रूप। भाषा एक सहज बहने वाली नदी है। उस नदी में भाषा अनगिनत रूपों में हमारे सामने आती है और किस किस रूपों में उसने अपनी विकास यात्रा तय की है, आइए देखते हैं। भाषा एक जीवन की महत्वपूर्ण भूमिका मानी जाती है। यह मनुष्य जाति को ईश्वर का वरदान है। हम सभी मानते हैं और पाते हैं कि मनुष्य जगत और मनुष्येतर जगत में जो आधारभूत अंतर है वह अंतर है भाषा का। यदि भाषा नहीं होती तो मनुष्य और मनुष्येतर जगत में कोई अंतर नहीं होता। हम में और पशु पक्षियों में कोई अंतर नहीं होता। यह समस्त मनुष्य सभ्यता का आधार है। भाषा वस्तुतः विचार एवं भावों के संचार का माध्यम है। इसके माध्यम से ही व्यक्ति अपने ज्ञान को, अपने चिंतन मनन को वह दूसरों के सम्मुख प्रस्तुत करता है। वस्तुतः देखा जाए तो भाषा संचार का वह साधन है जिसमें ज्ञान और अनुभव का अथाह भंडार भरा हुआ है। पारिभाषिक रूप से देखें तो हम पाते हैं कि भाषा ध्वनि मूलक सार्थक और यादृच्छिक सार्थक व्यवस्था है जिसके द्वारा मानव समाज अपने भाषा भाषी से भावों और विचारों का पारस्परिक आदान प्रदान करता है। इस परिभाषा में अनेक तत्व सम्मिलित हैं। ध्वनि मूलक का तात्पर्य है भाषा की मूल इकाई ध्वनि होता है और इसकी वह व्यवस्था जो सार्थक होती है और जिसमें यादृच्छिकता का तात्पर्य है एक मानी हुई व्यवस्था, एक सेटअप जिसे हर कोई स्वीकार करता है। जैसे मैं आपके सामने WATER वाटर कहूंगा तो वाटर का अर्थ वाटर ही समझोगे, जल ही समझोगे, दूसरा अर्थ नहीं समझोगे। यह यादृच्छिकता मानी जाती है। इसके द्वारा, इस व्यवस्था के द्वारा मनुष्य समाज अपने भाव और विचार वह दूसरों के सम्मुख न केवल प्रस्तुत करता है अपितु दूसरों के भाव और विचारों को भी वह ग्रहण करता है। इस भाषा के कई रूप हमारे सामने आते हैं। इन रूपों के बदलने के कई तरह के आधार हैं। सबसे महत्वपूर्ण आधार हैं भौगोलिक, प्रयोगात्मक और प्रयोजनपरक। भौगोलिक से तात्पर्य है कि भाषा किस क्षेत्र में और कितने क्षेत्र में बोली जाती है, कितने क्षेत्र में प्रयुक्त होती है। इसके आधार पर सबसे सूक्ष्म स्वरूप या छोटा स्वरूप माना जाता है व्यक्ति बोली, जिसे आइडियोलेक्ट कहते हैं। हर व्यक्ति की अपनी एक बोली होती है। हर व्यक्ति अपने ढंग से अपनी बात रखता है, उसे हम व्यक्ति बोली कहते हैं। मेरी व्यक्ति बोली आपकी व्यक्ति बोली से अलग होगी। अगला रूप है स्थानीय बोली, जिसे लोकल डायलेक्ट कहते हैं। अर्थात एक से अधिक व्यक्ति, एकाधिक व्यक्ति जब अपनी व्यक्ति बोलियों का सामूहिक रूप जब करते हैं उसे स्थानीय बोली कहते हैं। इसके सबसे बड़ी खूबसूरती होती है पारस्परिक बोधगम्यता, अर्थात ये आपस में अपनी बात समझ जाते हैं। इसका बड़ा रूप है उपबोली। जब एक से अधिक स्थानीय बोलियां इकट्ठी हो जाती हैं तब उसका नाम उपबोली या जिसे सब डायलेक्ट कहा जाता है, जिसे नागपुरिया एक उपबोली है महाराष्ट्र में। इसी प्रकार जब एक से अधिक उपबोलियां इकट्ठी होती हैं तब उसका नाम हो जाता है बोली, जिसे हम डायलेक्ट कहते हैं। अर्थात जब एक से अधिक उपबोलियां थोड़े वृहद क्षेत्र में बोलने पर उसका रूप बन जाएगा बोली, जैसे मैथिली। इसी कड़ी में अनेक बोलियों के सम्मिलित स्वरूप का नाम है उपभाषा, जिसे सब लैंग्वेज कहा जाता है। इसी का और व्यापक रूप होता है भाषा, अर्थात इसका प्रसार क्षेत्र व्यापक होता है
इसमें एक से अधिक एकाधिक बोलियां और उपभाषाएं जीवंत रहती हैं, समूह रूप में रहती हैं और आपस में लोग अपने संवाद द्वारा अपनी बातें समझते हैं। इसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है ऐतिहासिकता, अर्थात किसी भाषा की अपनी परंपरा होती है और उसका विकास होता है। एक और विशेषता होती है जीवंतता, अर्थात वह भाषा प्रयोग और प्रचलन में जीवित होती है। यदि भाषा प्रयोग और प्रचलन में जीवित है तभी वह जीवंत मानी जाती है। जैसे आजकल के संदर्भ में हम देखें तो हिंदी एक जीवंत भाषा है। अन्य कई प्राचीन भाषाएं जिन्हें हमसे पुस्तक में पढ़ते हैं वह जीवंत नहीं मानी जाती, क्योंकि इनका प्रयोग और प्रचलन नहीं के बराबर है। इसका एक और अभिलक्षण है स्वायत्तता, अर्थात वह भाषा जीवन के कितने क्षेत्रों में प्रयुक्त हो रही है। यदि कोई भाषा जीवन के अधिकांश क्षेत्रों में प्रयुक्त होने लगती है तब उसे स्वायत्ततापूर्ण माना जाता है। एक और इसका अभिलक्षण माना जाता है मानकता। मानकता का तात्पर्य है उस भाषा में, उसकी संरचना में एक रूपता होती है, अर्थात चाहे वह उत्तर का क्षेत्र हो, चाहे दक्षिण का हो, चाहे पूरब का हो, चाहे पश्चिम का हो, सभी अलग अलग क्षेत्रों के लोग भी संरचना के रूप से एक स्वरूप में वह बंधे रहते हैं। इसे हम भाषा कहते हैं। प्रयोग के आधार पर हम भाषा के रूप देखें तो कई रूप हमारे सामने आते हैं। एक रूप सामान्य बोलचाल की भाषा। आज हम देखते हैं रोजमर्रा के रूप में हम चाहे बाजार जाते हैं, चाहे हम घर से बाहर जिससे भी चर्चा परिचर्चा करते हैं, वह सामान्य बोलचाल की भाषा है, जिसे लैंग्वेज फॉर कॉमन कहा जाता है। अगला रूप इसका माना जाता है साहित्यिक भाषा। यह भाषा का आदर्श रूप मानी जाती है। हमारे साहित्य की रचना और शिक्षा में इसी साहित्यिक भाषा का प्रयोग किया जाता है। आप सभी लोग कबीर, सूर, तुलसी, जायसी, प्रसाद सभी साहित्यकारों की रचनाओं को पढ़े हैं, उनसे भलीभांति परिचित हैं। वह साहित्यिक भाषा है जिसमें एक अलग प्रकार की आलंकारिकता और एक अलग प्रकार की लक्षणता से यह भाषा प्रयुक्त होती है। एक और प्रयोग होता है व्यावसायिक भाषा। व्यावसायिक भाषा का तात्पर्य है कि हम हमारे रोजमर्रा के जीवन में कई प्रकार के तकनीकी, अर्ध तकनीकी और पारिभाषिक शब्दावली का प्रयोग करते हैं, उसे हम व्यावसायिक भाषा कहते हैं। जैसे यदि आप किसी विज्ञान की प्रयोगशाला में जाएं तो वहाँ एक प्रयोग करने वाला दूसरे साथी से जो भाषा का प्रयोग करता है वह व्यावसायिक भाषा होती है। भौतिक विज्ञान का विद्यार्थी दूसरे भौतिक विज्ञान के विद्यार्थी से अपने विषय के बारे में जो चर्चा करता है वो व्यावसायिक भाषा होती है। उसे दूसरी भाषा का व्यक्ति समझ में नहीं ला सकता। एक और रूप है कार्यालयी भाषा, अर्थात भाषा का यह वह क्षेत्र है जिसमें औपचारिकता होती है और ऑफिस में, कार्यालयों में जो आधिकारिक रूप से जो भाषा का प्रयोग करना पड़ता है वह कार्यालयी भाषा होता है। और रूप राजभाषा, जिसे ऑफिशियल लैंग्वेज कहा जाता है। जब भी कोई संघ की या राज्य की सरकार द्वारा एक अधिकृत भाषा घोषित की जाती है उसे हम राजभाषा कहते हैं। सामान्य रूप से कहा भी जाता है जो राजकाज की भाषा हो, अर्थात जिस भाषा में सरकारी कामकाज हो, उसे हम राजभाषा कहते हैं। इसे परिनिष्ठ भाषा भी माना जाता है। अगला स्वरूप है राष्ट्रभाषा, जिसे नेशनल लैंग्वेज भी कहते हैं। राष्ट्रभाषा वस्तुतः भाषा का वह स्वरूप है जिससे राष्ट्रीय चेतना और भावात्मक रूप संलग्न होता है। देश की संस्कृति का प्रतीक वह भाषा होती है। अगला स्वरूप है गुप्त भाषा, जिसे कैंट कहते हैं। किसी वर्ग विशेष की जो भाषा होती है, उस समूह की भाषा होती है जिसको वह वर्ग विशेष ही समझ पाता है, उसे गुप्त भाषा कहते हैं। एक और स्वरूप सामने आता है मृत भाषा, जिसे डेड लैंग्वेज कहते हैं। यह वह भाषा होती है जो भूतकाल में कभी प्रचलित होती है लेकिन वर्तमान में वह अप्रयुक्त होती है, जिसे मृत भाषा कहते हैं। भाषा के अन्य रूप निर्माण के आधार पर हम दो प्रकार की भाषा हमारे सामने आती हैं, सहज भाषा और कृत्रिम भाषा। आज हम हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत ये सभी भाषाएं, इन्हें हम सहज भाषाएं कहते हैं क्योंकि इनका उद्भव, इनका जन्म कहीं न कहीं हुआ है। इसे हम सहज भाषा कहते हैं।
इसका दूसरा स्वरूप होता है कृत्रिम भाषा। इसका तात्पर्य है कि किसी प्रयोजन, किसी उद्देश्य के लिए एक राष्ट्र द्वारा अपने राष्ट्रीय संप्रेषण के लिए प्रयुक्त में आने वाली भाषा कृत्रिम भाषा होती है। मानकता के आधार पर 4 प्रकार की भाषा हमारे सामने आती है: मानक भाषा, मानकेतर भाषा, अमानक भाषा और अपभाषा। मानक भाषा जो स्टैंडर्ड लैंग्वेज अर्थात जिसमें भाषा के प्रचलन के और उसकी संरचना के मानक रूप होते हैं। मानकेतर भाषा वो होती है जो प्रयोग में तो आती है लेकिन उसमें व्याकरण की संगतता अर्थात व्याकरण के नियम इस पर लागू नहीं होते। एक होती है अमानक भाषा जो न प्रयोग में काम आती है, न व्याकरण उसका सम्मत होता है। एक और भाषा होती है अपभाषा जिसे हम स्लैंग कहते हैं। यह भाषा का अनौपचारिक स्वरूप है। बहुत बार अशिक्षित और अल्प शिक्षित व्यक्ति इसका प्रयोग करते हैं और खास तौर से भाषा में आने वाले ठेठ शब्द या अश्लील शब्द या गाली गलौज की भाषा जब काम में आती है उसे हम अपभाषा कहते हैं। अगला आधार है ऐतिहासिकता के आधार पर। ऐतिहासिकता के आधार पर हम देखें तो 4 रूप हमारे सामने आते हैं। मूल या उद्गम भाषा अर्थात भाषाओं का अधिकांश उद्गम किसी एक स्रोत से होता है। जैसे विश्व की भाषाओं का अधिकांश भाषाओं का स्रोत भारोपीय है, वह मूल भाषा। इसके अलावा प्राचीन भाषा, मध्यकालीन भाषा और आधुनिक भाषा। कालक्रम के हिसाब से सबसे पुरानी भाषा जैसे तमिल है, संस्कृत है, इन्हें प्राचीन भाषा कहते हैं। उनके बाद में कालांतर में आने वाली भाषाओं को मध्यकालीन जिसमें पाली और प्राकृत आती है, और उसके कालांतर में आने वाली भाषाओं को आधुनिक भाषा कहते हैं जैसे हिंदी और मराठी। धन्यवाद।